आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज का तीसरे चरण का मतदान अपने आप में बहुत अहम है। इस तीसरे चरण के मतदान में 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत और साख दोनों दांव पर है। इसमें कुछ मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। यदि हम बात करें तो दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 2 बड़े नाम मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर आज। और गुजरात की 25 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें आज सुबह तस्वीरें हमने देखी हैं किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला और इसके अलावा अमित शाह ने भी गांधीनगर से वोट डाला है। तो यहां पर अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इनकी भी किस्मत और साख का फैसला होगा। 4 जून को आज यहां वोट पड़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव, जो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, यहां पर भी आज मतदान चल रहा है। तो कुछ सीटें हैं यादव बेल्ट, जैसे हम बदायूं की बात करें या फिरोजाबाद की बात करें, बदायूं से अखिलेश यादव के रिश्तेदार यानी कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में हैं और फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, तो आज का चुनाव अपने आप में मतदान बहुत इंपॉर्टेंट है। 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 2019 में यहां पर 66.89% वोटिंग हुई थी और 3 बजे तक का आंकड़ा, आज का 3 बजे तक का आंकड़ा लगभग 55% के आसपास बता रहा है। तो ये आंकड़ा है इस वक्त जो आया है 55% और पुष्ट या पुष्ट कहें 50 से 55% के बीच में है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज है। वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले इस बार भी काफी कम हो रही है। पहले चरण में बात करें तो पहले चरण में भी वोटिंग जो है 2019 में 69.96% दर्ज की गई थी और इस बार 66.14। दूसरे चरण की वोटिंग रही 70% के आसपास 2019 में और इस बार 66 है। तीसरा चरण चल रहा है और तीसरे चरण का जैसे मैंने आंकड़ा आपको दिया 66.89 और 3 बजे तक की रिपोर्ट के आधार पर 50% के आसपास वोटिंग हुई है। तो ये अपने आप में इस बार दिलचस्प रहेगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार की जो वोटिंग परसेंटेज थी उसके मुकाबले काफी कम चल रही है। 2 खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। राकेश यादव कांग्रेस पार्टी से हमसे जुड़ रहे हैं। राकेश यादव, सीधे मैं आपसे बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन की साख इस बार उत्तर प्रदेश में दांव पर है। जैसे यादव बेल्ट की बात करें, यह मैनपुरी है, बदायूं है, फिरोजाबाद है या एटा कासगंज आसपास, जो पूरा एक यादव बेल्ट है यहाँ पर, यह पूरी दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं उनकी भी हम बातचीत करेंगे, जहां से दिग्विजय सिंह जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे दिग्विजय सिंह से शुरुआत करता हूं। दिग्विजय सिंह का ये आखिरी चुनाव है, उन्होंने खुद कहा यह मेरा आखिरी चुनाव है। कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश के चुनाव को, वहां पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका को? देखिए, जो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र है उनकी कर्म भूमि है। शुरू मुख्यमंत्री जनता लोगों के लिए उनके सीधे संपर्क से राजगढ़ लोकसभा से जो भी लोग आते थे, उनकी विधानसभाओं से आते थे, सीधे स्ट्रीम हाउस में उनकी एंट्री थी। ये सब चीजें कहीं ना कहीं वहाँ बहुत असर रखती है। इतनी जल्दी लोग सुनते भी नहीं है। अनेक लोगों के काम उन्होंने हर हद तक जाती की है, चाहे इलाज की व्यवस्था हो या अन्य चीजें, तो लोगों का एक आत्मिक जुड़ाव है। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने ये बोला है कि उनका आखिरी चुनाव है और जिस हिसाब से वहाँ मतदान हो रहा है, जो खबरें आ रही है कि वहाँ मतदान काफी अच्छा हो रहा है, उनकी एक बड़ी जीत होने की संभावना बढ़ती दिख रही है। क्योंकि वो उनके एकदम गृह क्षेत्र का मामला है, जहाँ उन्होंने निकट रह के काम किया है उसी क्षेत्र में। वो स्वयं उम्मीदवार हैं, तो इसका उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। अन्य कोई उम्मीदवार बनता था, वो उसकी विचार करते थे, उनमें वो सोचता जी नहीं। जैसे आप फायदे की बात कर रहे हैं, फायदा मिलेगा, वो तो खैर 4 जून को पता चलेगा कितना फायदा है। लेकिन दिग्विजय सिंह जो है पहले भी चुनाव हार चुके हैं, इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो यदि हम बात करें तो दिग्विजय सिंह यदि चुनाव हार जाते हैं तो क्या भूमिका रहेगी, और जीत कर आते हैं तब क्या भूमिका रहेगी उनकी? थोड़ा इस पर आप मुझे क्लियर कर दें।
देखिए, हारने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, तो इस पर मैं कोई मेरा स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो चुनाव प्रचार से नजदीक से देखा नहीं है। जी तो जीतने की प्रबल संभावना है, नतीजे आने के बाद ही हम जीत घोषित होगी, ये तो सच है। लेकिन जीतने के बाद उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस में आज भी है और कल भी रहेगी, उनका मार्गदर्शन सबको मिलता रहेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के आधार स्तंभ हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे, और इसमें किसी को इंकार नहीं है। चलिए ठीक है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह पर हमने बातचीत की। इंडिया गठबंधन के साथ में आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैं यादव बेल्ट की बात आपसे समझूंगा। देखिए, यादव बेल्ट में सबसे बड़ा मुद्दा था ओबीसी के आरक्षण, जो बहुत सालों से चला आ रहा है, जो कोर्ट की वजह से वो आरक्षण 27% नहीं मिला। कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल ये बात समझाने में सफल रही है कि जो ओबीसी आरक्षण रोका गया और कहीं ना कहीं बेल करवाने की बीजेपी की कोशिश है। चाहे 2014 का उनका बयान हो, 15 में स्टेटमेंट हो, 4 में उनके स्टेटमेंट हो, उन सब चीजों को जनता के समक्ष, ओबीसी के समक्ष ले जाया गया। चलिए यादव बेल्ट की हम बात करते। जी मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं। आपका ओपनिंग अभी तक का जितना मतदान हुआ है, जो कैसे देख रहे हैं इस मतदान को, और खास तौर से गुजरात की 25 सीटों को लेकर जो मतदान हुआ है? गुजरात की 25 सीटें क्लीन थी। अभी आंकड़ा इस बार भी वहां बरकरार रहेगा। मध्य प्रदेश क्लीन थी। कर्नाटक में 14 में 8, बिहार में 5 में 3, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में 4 में 4 है। उसके बाद आपको बच गया दमन दीव और नागर हवेली, गोवा क्लीन थी। मामला कुछ फंसता है उनकी में, जो ये 10 सीटें हैं उसमें 3-4 सीट पे बड़ा टक्कर है। वहाँ हम 3 सीट डाउन कर सकते हैं जी। और दूसरा एक स्टेट है जहाँ पर उठाव की स्थिति है कि जो आम नागरिक है, वोटर, वो शिंदे और अजीत पवार के साथ जाएगा या शरद पवार और उद्धव गुट के साथ जाएगा। उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं, वो साइलेंट वोटिंग है, लो वोटिंग है। तो वो थोड़ा डेंजरस संकेत कई इंडिकेशन दे रहा है। जी अच्छा, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम चल रहा है, क्या मुद्दा आपको लगता है कि जिसकी वजह से वोटिंग मतदान जो है कम हो रहा है? इसके 2 कारण हैं। एक तो लोगों के दिल में घर कर दिया है कि मोदी जी आएंगे तो मोदी जी, एक मैं नहीं जाऊंगा तो एक वोट से क्या हो जाएगा। एक ये काम कर रहा है। दूसरा प्रचंड गर्मी, वो भी बहुत लोगों को डिसवेट कर रहा है वोट पे जाने से, खासकर अपर वर्ग के लोगों को। अपर वर्ग के लोगों को गर्मी परेशान कर रही है जी। हाँ, गर्मी। और चुनाव में कुछ इस बार के वोटर कुछ उदासीन नजर आ रहे हैं। वो जो जोशो खरोश और जो एक टाइप का होता था ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग। क्या कारण है ये अभी बताना मुश्किल है। चलिए, बताना मुश्किल है। राकेश, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? जिस तरह से मतदान हो रहे हैं, कम परसेंटेज है 2019 या 2014 को हम देखते हैं पिछली बार के मुकाबले, तो वो भी कम है, लेकिन वैसे भी कम है।
यदि हम 2019 के मतदान को भी ना कंपैरिजन करें, इसके बावजूद भी कम है मतदान। देखिए 2014 में और 2019 में इससे ज्यादा गर्मी थी, अभी जो गर्मी है टेम्परेचर 19 में भी ज्यादा। तो ये कहना कि जनता को ये मालूम है कि मोदी जी आएंगे तो वोट डालने नहीं जाना, तो 19 में भी नहीं जाते, जरूरत ही नहीं थी। 14 में भी फिर वोटिंग होने के बाद 19 में उनको मालूम था कि आ जाएंगे, तो उसके वोट डाले, परसेंटेज कम होता। तो ये कोई कारण नहीं होता, ये लॉजिक नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि एक लॉजिक है जो काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो मोदी जी को लेकर उन्हीं को भारी पड़ रही है। उसी की वजह से मतदान प्रतिशत हर जगह कम हुआ है। तो जिन जगह बढ़ा है वो ऐसी घटन दलों में बढ़ा है जहाँ उनकी सीटें पड़ रही है, इंडिया गठबंधन। ये अलग अलग चित्र, अलग अलग व्यूह रचना देखने को मिलती है अलग अलग राज्यों में। मतदान का ट्रेंड क्या है, कितना प्रतिशत हुआ है, उससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट होता जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीधा मोदी जी का विरोध है, भाजपा का विरोध कम है, मोदी जी का विरोध ज्यादा है, इसीलिए मतदान प्रतिशत कम है। ये बड़ी बात कही है आपने, भाजपा का विरोध कम है और मोदी जी का विरोध ज्यादा है। इसका मतलब क्या वजह है जो मतलब भाजपा के लोग विरोध में नहीं है, मोदी जी के विरोध में ज्यादा है? वो तो गारंटी दे रहे थे। नहीं, देखिए क्या होता है, कोई भी पार्टी होती है वो डिक्टेटरशिप से नहीं चलती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई राष्ट्रीय दल हो। जब उसके एक ही व्यक्ति की डिक्टेटरशिप हावी हो जाती है तो कुछ समय तक तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे हिटलरशाही भी कुछ समय बहुत अच्छी लगी थी देश के नागरिकों को, लेकिन उसका अंत बहुत खराब होता है। आज वही बीजेपी के नेता जो जय जयकार करते थे, आज उनके टिकट कटे या कई जगह टिकट गलत बटे या अन्य चीजें हुई इन 10 सालों में, उनको ये लगने लगा कि हमारी बात सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं, सीधे हमसे कोई बात नहीं करता। तो ये जो गैप रही, जो मोदी जी ने 14 में बातें की थी, वो कभी 5 साल में कंप्लीट नहीं हुई, चाहे बीजेपी के इंटरनल मामलों को लेकर देखें या देश को लेकर देखें। तो क्या 19 से लेकर अभी तक की आप बात करें तो उसको कभी भी उन्होंने सीधे पत्रकार से कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ना मुलाकात करी, कार्यकर्ताओं से सीधे तो मिलते ही नहीं है। रोड शो जरूर होता है, हेलीकॉप्टर शो जरूर होता है, लेकिन इसको सीधे एक वार्तालाप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत के नागरिक हैं, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे सामान्य लोग हों, उनको भी ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ टीवी पर दूर के दर्शन में दिखते हैं, कभी वो जनता के बीच या पत्रकारों के बीच ऐसे लोगों के बीच नहीं आते, सब प्लांटेड आते हैं जी, आम आदमी के बीच में कभी नहीं आते कि वो सवाल पूछ ले। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा मोदी जी को अपनी जो छवि उन्होंने बनाई उसकी वजह से वो करना पड़ता है, वो उसी का खामियाजा बीजेपी को करती है। चलिए ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नुकसान में है इस बार, सिर्फ मोदी जी की वजह से, जैसा आप मानते हैं। कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस कह रही है कि आपको पूरा नुकसान है इस बार मोदी जी की वजह से। जो आपके स्टार प्रचारक थे, जो आपकी पहचान थे, मोदी जी जो आपकी गारंटी थे, अब गारंटी आपकी खत्म हो रही है। ये कहना बिल्कुल बेमानी है। आज भी हमारे स्टार प्रचारक मोदी जी हैं। आज भी जनता का झुकाव, जनता का विश्वास मोदी जी के ही वादों पे है। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि मोदी जी के कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा है। आज बीजेपी जो इस ऊंचाई को ली है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है। नहीं, वो यूँ कह रहे हैं कि ठीक है, पहले था आपका स्टार प्रचारक थे, विश्वसनीयता थी, सब कुछ थी, एक से 2 फेज तक सही था, लेकिन जो तीसरा टर्म है जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में, यहाँ आते आते खत्म हो गए, चुक गए वो। अब उनकी जो है डाउनफॉल शुरू हो गया है, लोकप्रियता कम होनी शुरू हो गई है, सब कुछ कम हो रहा है इसका, और इसकी वजह सिर्फ मोदी जी ही है और कोई नहीं है। मैं राकेश जी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि चुनावी भाषण में कितने लोग टर्न आउट करते हैं उसकी तस्वीर दिखाऊं? नहीं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अभी वो पिछले बार चुनाव में अभी तो 3 दिन पहले वो भाषण दे रहे थे, और देख लीजिए कितने लोग उनके भाषण में मौजूद थे। मैं वैसे व्यक्तिगत किसी के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जब इन्होंने कहा कि मोदी जी का पॉपुलैरिटी घट गया है, तब मुझे ये चीज कहना पड़ा कि ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, ये जिस तरीके से आप लोग आपस में पलटवार करते हैं, इसमें क्या जनता पे वाकई फर्क पड़ता है? जैसे एनडीए कह रहा था कि बिहार के अंदर यूपीए का कार्यकाल जंगल राज था, या तेजस्वी यादव ने कह दिया यदि यूपीए का कार्यकाल जंगल राज था तो एनडीए का कार्यकाल जो है राक्षस राज। बताइए। जी, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं बात कर रहा हूं जी, जिस तरीके से जो चुनावी भाषण होते हैं या तंज कसे जाते हैं या हम कहते हैं कि कटाक्ष किए जाते हैं, इस बार जो है जैसे आप लोगों की तरफ से कहा जाता था कि यूपीए का कार्यकाल जो है जंगल राज है बिहार के अंदर, आज तेजस्वी यादव ने कह दिया यदि यूपीए का कार्यकाल जंगल राज है तो एनडीए का कार्यकाल राक्षस राज है। इससे क्या जनता प्रभावित होती है? क्या वोट बैंक को या लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है क्या इस तरह की भाषा शैली से? बिहार के बच्चा को मालूम है कि लालू यादव के 15 साल के शासन में वहाँ क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं होता था। चरवाहा विद्यालय और बगैर बिजली के रहना, रोड का कोई महत्व नहीं, हमारे आदमी को रोड नहीं चाहिए, मुसलमानों को तुष्टीकरण करके उनको बेवकूफ बनाना, अभी भी बन रहा है वो। लेकिन जातिगत इक्वेशन बैठा के वहां पर राज करना, यही सब हुआ। आज बिहार में क्या स्थिति है ये किसी से छुपा नहीं है। चलिए, भाषण में कितने लोग हैं? तो ये जो चलिए तीसरे चरण का जो मतदान चल रहा है, इसके अंदर यदि हम 80% कुर्सियां खाली। जी, ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी के सभाओं में तो नहीं होती है। बताइए, राकेश कह रहे हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं और आप हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं। 80% तो कौन ज्यादा लोकप्रिय है, किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनकी सभाओं के वीडियो देख लीजिए। अब मोदी जी के मुकाबले राहुल गांधी जी के वीडियो भी देखना पड़ेंगे ना आप, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष, आप कांग्रेस के अध्यक्ष के वीडियो दिखा रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष की वीडियो देख लीजिए, कितने लोग आते हैं, कितनी सभाएं होती हैं। तो प्रधानमंत्री के मुकाबले में आज राहुल गांधी जी, उनकी सभा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सैकड़ों सभाएं मोदी जी की, जहाँ आधी कुर्सियां खाली रहती है, राहुल जी की एक बता दी या कुर्सी खाली है। तो कंपेरिजन उनमें होता है बराबरी के लोगों में। जो दोनों स्टार पे कह रहा है कि उनका कंपैरिजन किया, दोनों अध्यक्ष का कंपैरिजन कीजिए। अध्यक्ष का अगर करेंगे तो खड़गे जी भारी पड़ेंगे नड्डा जी के, चाहे ज्ञान के मुकाबले में, चाहे एक्सपीरियंस के मुकाबले में, चाहे बोलने के मुकाबले में, चाहे तथ्यों के मुकाबले में। नड्डा जी को तो याद भी नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं और कहाँ का बोल रहे हैं, कभी क्या भूल जाते हैं, कभी खुद ही भूल जाते हैं। ऐसे कई उनके किस्से मशहूर हैं जो यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाए। ये खड़गे जी कम से कम ऐसा नहीं करते हैं, तथ्यों के साथ जो तथ्य है वही बोलते हैं, झूठ कभी नहीं करोगे। तो खड़गे जी की एक हैसियत है राजनीति में, नड्डा जी की वो हैसियत बीजेपी में नहीं है, वो एक डमी अध्यक्ष है। लेकिन खड़गे जी एक डमी अध्यक्ष नहीं, तो पिछली बार लोकसभा के सदस्य रहे थे। ये दोनों बेसिक फर्क है उनमें और बीजेपी के अध्यक्ष में। और अब मोदी जी और राहुल जी की सभाओं की तुलना कीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, तो ये बहुत फर्क है ना। आज उन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की, मोदी जी को 10 किलोमीटर आप चला के दिखा। चलिए ठीक है, नहीं हम नहीं चुनाव पर रहते हैं। यादव जो परिवार है उसके 3 लोगों की किस्मत जो है इस बार जो है दांव पर है। आदित्य यादव, अक्षय यादव और डिंपल यादव, है ना, यहाँ से। तो ये तीनों के मतलब एक बड़े नाम है, तीनों को एक ही परिवार के लोग आते हैं। यदि ये तीनों मैनपुरी से जो डिंपल यादव है, मैनपुरी की तो सीट वो है, सुरक्षित सीट है। आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई है इसको, और सपा कभी हारी नहीं इसको।
बहुत कोशिश कर ली सपा ने, जबकि अमेठी में जबकि बीजेपी को जो कामयाबी मिल गई, लेकिन मैनपुरी में नहीं मिली। कैसे देख रहे हैं आप? राकेश जी जो है बड़े उसमें खुश हैं कि ठीक है चलो कम से कम मैनपुरी तो हमारे पास में है, इंडिया गठबंधन में आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर। डिंपल लड़ रही है चुनाव इस बार। देखिए, मैं राकेश जी की खुशी समझ सकता हूं, और मैंने पहले भी कहा है, आज फिर आपके चैनल पे दोहरा रहा हूं कि राकेश जी लड़ रहे हैं सर्वाइवल की, क्योंकि ये वेंटिलेटर पर जनता के द्वारा भेज दिए गए हैं। लोग ये ना समझे कि मृत प्राय हो गए हैं सभी लोग, ये सब लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, आपस में थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा बांट के। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सरकार बनाने की कवायद में हम लड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए, 400 पार जाने के लिए। ये लोग लड़ रहे हैं कि हमको 5 सीट 10 सीट 15 सीट आ जाए, 30 सीट, तो हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग मरे नहीं हैं, हम लोग भी एक पार्टी है, जीवित है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड इंडी गठबंधन जी। हम लड़ रहे हैं एक मजबूत और स्थिर सरकार देने के लिए, जो हम जनता के आशीर्वाद से जरूर देंगे। ये लड़ रहे हैं कुछ सीट मिल जाए तो हम लोगों को कहेंगे कि भाई हम लोग मरे नहीं है, अभी पार्टी जिंदा है, बहुत पुरानी ओल्ड पार्टी है। जनता से तो संपर्क ही टूट गया है। जनता को किसी रूप में इनसे किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं। बातें जितनी भी कर रहे हमारे खिलाफ, उस सबका रिजल्ट तात्कालिक बाद देखिए क्या होगा। चलिए ठीक है, वो देखते हैं डिंपल यादव को आप हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं मैनपुरी से, और संभल से जो है जियाउर रहमान बहुत मजबूत विकेट पे है, ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो बहुत मजबूत विकेट पे है और संभवतः वो जीत भी जाएंगे। चलिए आपने ये मानते हैं तो जैसे ये क्या वजह है कि मैं दोनों से पूछ रहा हूं, एनडीए से और इंडिया गठबंधन से, तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं उसमें सिर्फ 93 सीटों पर मतदान है ना? सिर्फ 8 महिला उम्मीदवार हैं, ऐसा क्यों? जबकि महिला आरक्षण की बात जो है आप भी करते हैं राकेश अपने मैनिफेस्टो में, आप भी महिलाओं की हितैषी हैं, इधर जो है बीजेपी भी कहती है महिलाओं को हम आरक्षण दे रहे हैं, तो ये एक संदेश चला जाता अगर आप महिला प्रत्याशी को उतार देते, यहीं पे 33% दे देते कि ठीक है हम जो उम्मीदवारों में 33% कर देते हैं दोनों तरफ से, तो 8 महिला उम्मीदवार सिर्फ 93 सीटों पर। देखिए, होता ये कि चुनाव लड़ने के पहले देखा जाता है कि वहाँ हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, और ये रहा कि कई सीटों पर महिला उम्मीदवार अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि महिला आरक्षण जब हो जाएगा सीटों पर तो निश्चित तौर पर महिला नेतृत्व न खड़ा हो पाएगा। और अभी अगर महिला नेतृत्व मिल नहीं रहा है तो आप बोल रहे महिलाओं को लड़ा देते, तो चुनाव लड़ने योग्य भी तो होना चाहिए, वहाँ महिला ऐसे नेता होना चाहिए स्थानीय जिसकी पूरी विधानसभा या लोकसभा में पकड़ हो, तो वो स्थिति नहीं थी। इस वजह से कई जगह महिलाओं को देना भी चाहते थे, टिकट नहीं दे पाए, लेकिन जब आरक्षण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो महिला नेतृत्व अपने आप खड़ा हो जाएगा जी। तो चलिए, पर ये जो है एक तरीके से तो महिलाओं को आरक्षण के बाद जो फायदा मिलेगा उसके बाद देखा जाएगा कितनी महिलाएं निकल कर आती हैं राजनीति के अंदर और कौन चुनावी राजनीति में जाती हैं। ये कह रहे हैं कि अब महिलाओं को अभी इतनी महिला उम्मीदवार मिल नहीं पाई फिलहाल। तो अभी जो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है उसके अंदर जिस तरह से वोटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, उसके बाद पता चलेगा लगभग 7 बजे तक कि किस तरह की वोटिंग हुई है और क्या समीकरण निकल कर सामने आए हैं। यदि कम आते हैं तो क्या होता है और यदि थोड़े आसपास होते हैं तो क्या होता है। लेकिन असम के अंदर जो है ताबड़तोड़ वोटिंग देखने के लिए मिल रही है, बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही है असम के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी काफ़ी ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। तो ये जो हिंदी बेल्ट में वोटिंग परसेंटेज इतना कम है, और यदि हम साउथ की बात करते हैं या नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं यहाँ वोटिंग ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी वोटिंग कम हो रही है, तो क्या वजह है हिंदी बेल्ट में इतनी वोटिंग कम है?
देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी ने ऐसा लगता है जनता को कि उनका नुकसान हुआ है, उनको वोट दे के उनको उपयोग किया है, वो सारे जो बेल्ट बीजेपी के प्रमुख बेल्ट है वहाँ वोटिंग कम हुआ है। वो जहाँ वो इसको विरोधी मानते हैं, जैसा कलकत्ता ले लें, आसाम ले लें, अन्य जगह ले लें, वहाँ वोटिंग बढ़ गई है। ये साफ संकेत है कि वहाँ पे सीटें इंडिया गठबंधन की बढ़ रही है, वो बीजेपी की हिंदी बेल्टों से कम हो रही है। इसका नुकसान तो सीधा एनडीए गठबंधन को नहीं, चलो अगर आपकी मैं बात मान लेता हूं तो साउथ में जिस तरीके से वोटिंग ज्यादा हो रही है तो बीजेपी को फायदा है, फिर तो आपको नुकसान होगा। साउथ में बीजेपी के सपोर्टर कहाँ है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि साउथ में वोटिंग अगर बढ़ी है उसका फायदा इंडिया गठबंधन या उनसे संबंधित दलों को। चलिए, लेकिन बीजेपी को सीधा फायदा जो हिंदी भाषी के देश में सबसे ज्यादा होता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य प्रदेश है, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी को फायदा होता था इस बार मतदान में, तो कहीं ना कहीं नुकसान, ये पूरे एवरेज सीटों का आप नुकसान देखेंगे तो लगभग 80 से 90 सीटों का नुकसान पूरे गठबंधन पे जाएगा। आप सहमत हैं इससे? जैसा राकेश कह रहे हैं कि भाई आपको नुकसान है, और अगर कम वोटिंग हो रही तब भी इनको फायदा है और ज्यादा वोटिंग हो रही तब भी इनको फायदा है। नहीं, हाँ मैं ये मानता हूँ कम वोटिंग का फायदा इनको हो सकता है कहीं कहीं, ज्यादा वोटिंग का फायदा तो कहीं नहीं। ज्यादा वोटिंग तो मोदी जी के लिए उत्साह में लोग बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ बहुत कम वोटिंग हुआ है वहाँ इनको कुछ फायदा हो सकता है। चलिए, वहाँ लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हम नहीं भी जाए तो चलेगा। मतलब आप ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार का नारा है, इसलिए लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। मतलब लोगों तो वोट डालने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आपने 400 पार का नारा दिया था, आपका नारा ही गलत पड़ गया इसका मतलब फिर तो। कभी कभी दाव उल्टा भी पड़ जाता है। चलिए, तो राकेश, अब मान लिया इन्होंने इस बार 400 पार का दाव जो उल्टा पड़ गया, आप फायदे में हैं इस बार? निश्चित तौर पे जो 370 धारा पे बोला था 370 वोट बढ़ाना, वो नहीं बढ़ पाया। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लग गया, आपका प्रधानमंत्री जी ने भी बोलना छोड़ दिया 400 पार, क्योंकि उनको ट्रेंड समझ में आ गया। और मंच पे जब रहते हैं तो नीचे रिएक्शन सामने दिखती है, तो सबको समझ में आता है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। हम यहाँ कितने महिमा मंडन कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन सच तो सामने होता है, वो चेहरे पे भाषण में हाव भाव में नजर आता है। वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के भाषण में नजर बार बार आ रहा है। अब ये तीसरा चरण है, अगर ये वोटिंग भी 57-58% से ऊपर नहीं जाती है तो समझिए कि ये बिल्कुल सरकार जाने की कगार। तो यानी कि आप जो कह रहे हैं कि अंडर करंट है और 150 पे सिमट जाएगी इस बार बीजेपी, और शाइनिंग इंडिया वाला जैसे 2004 का हाल था, ऐसा कुछ हो सकता है इस बार? बिल्कुल 150 के आसपास सिमटना ही चाहिए। चलिए, मतलब बहुत एक अलग तरह की स्थिति बनने जा रही है। अगर हम तीसरे चरण में भी इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर एक चिंताजनक स्थिति रहेगी बीजेपी के लिए। आखिरी चरण है इसके बाद, जिसमें 91 या 92 सीट हैं, उसके बाद वो चरण तो छोटे हैं, तो अगले चरण में तो डिसाइड ही हो जाएगा कि क्या होगा। जी, यानी आने वाले चरणों में डिसाइड, 2 चरणों में डिसाइड हो जाएगा कि क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं। इसके अगले चरण भी हो जाएगा, उसके बाद तो कम सीटें हैं, किसी के 57 है और एक में 42 है। अगले चरण में ज्यादा सीटें हैं, अभी 93 94 से अगले चरण में 92 93। चलिए, चरण में क्लियर हो जाएगा। जी, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है इस बार फिर अगले चरणों के लिए? कैसे काम कर रही है? कुछ आया संदेश, मैसेज आया कि कार्यकर्ताओं को कैसे अलर्ट करना है, कैसे करना है? जबकि इस बार प्रधानमंत्री ने खुद जो है अपनी वोट डालने के बाद अपनी पूरी प्रक्रिया को दिखाया भी, उंगली को भी दिखाया और कहा कि वोट डालिए। तो प्रधानमंत्री को खुद जो है वोट डालने के लिए कहना पड़ रहा है इस बार। कैसे देखते हैं आप? ये चिंताजनक स्थिति है या नहीं कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि वोट डालिए? ये अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री लोगों को उत्साहित कर रहे हैं वोट डालने के लिए, तो अच्छा संदेश है। और मैं समझता हूँ उनके संदेश के बाद वोटर टर्नआउट पहले से ज्यादा होगा। लोगों को उन पर विश्वास है, आस्था है कि वो ईमानदार और अच्छे व्यक्ति है। आप जितनी जल्दी हो सके जो परमिशन मैंने मांगा है वो भिजवाइए मेरे पास, ताकि मैं आगे की कार्रवाई पर काम चालू करूं।
चलिए देखते हैं। वैसे यदि मध्य प्रदेश की बात करें, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने भी वोट डाला है। वोट डालने से पहले जो है अपने जो गांव जैतपुर में जब वोट डालते हैं वहां वोट डालने से पहले पूजा पाठ की। ज्योतिराज सिंधिया का अभी आज फैसला होना है। इधर दिग्विजय सिंह भी हमारे सामने हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खजुराहो बीडी शर्मा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां से बैतूल की सीट भी है, वहां से भी सीट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं उसके अंदर जो 3 नाम है वो सबसे बड़े हैं और जिनके ऊपर पूरी निगाहें बनी हुई हैं कि दिग्विजय सिंह का क्या होगा। और शिवराज सिंह चौहान यदि विदिशा से चुनाव जीत जाते हैं तो विदिशा में ही रहेंगे या भोपाल में ही रहेंगे या फिर मध्य प्रदेश से या विदिशा से दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली उनके लिए कहा गया था और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संकेत दिए थे कि शिवराज सिंह को मैं दिल्ली में देखना चाहता हूं और वो अच्छा काम करते हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? मैं राकेश से पूछूंगा इस बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में। शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जो एक नेम प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर उनका नाम नहीं लिखा है, वहां लिखा है मामा का घर। इतने फेमस हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, वो भी चीजें उनको बनने नहीं दिया और उनको ले जाते हुए लोकसभा तक सीट दे दिया। इससे वो कुछ तो नहीं है, तो बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि उनकी आज भी नजरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है। उनकी कोशिश पहली ये रहेगी जीतने के बाद कि उनको मुख्यमंत्री रिप्लेस किया जाए मध्य प्रदेश में। पूरी ताकत, पूरी पावर वो लगाएंगे। वो उनके काफी समर्थक हैं, उनके समर्थक विधायक भी हैं और वो राजनीतिक रूप से मजबूत भी है। तो ठीक है, वो एक चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा का, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी मध्य प्रदेश में वापस लौटने की, जिसमें कोई ताकत नहीं। चलिए ठीक है जी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वोटिंग परसेंटेज डाउन होने की जो वजह है, जब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लोगों को ये था कि भाई मोदी जी तो आ ही रहे हैं, 400 तो पार हो जाएंगे तो हमें वोट डालने की क्या जरूरत है, और गर्मी एक वजह ये मानते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदी बेल्ट में यदि वोटिंग परसेंटेज कम है तो कांग्रेस के लिए यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए फायदा है। और दक्षिण की बात करें तो वहां पर वैसे भी भाजपा का जनाधार नहीं है, इतना समर्थक नहीं है, तो वहां पर भी इंडिया गठबंधन को ही फायदा है। और जैसा इस बार कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्या बड़ा उलटफेर होगा या किस तरीके से जो है रिजल्ट आएंगे वो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद देर शाम तक पता चलेगा कि आज कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर लगभग 50% मतदान हुआ है और देखते हैं शाम को कितना आंकड़ा आता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।